साथियों, जय भीम। आज का विषय है मनुवादी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आप, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी। इन पार्टियों ने, मनुवादी पार्टियों ने 2026 तक पार्लियामेंट की सीटों को नहीं बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। क्यों नहीं सीटें बढ़ा रहे, ये आज का विषय है। मनुवादी पार्टियों ने 2026 तक पार्लियामेंट की सीटें नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है? साथियों, भारत में बहुत सारे नागरिकों को पता नहीं है कि भारत में एक डिलिमिटेशन कमीशन है। उनका एक कमिश्नर होता है, उसको डिलिमिटेशन कमिश्नर बोलते हैं। और उसके ये डिलिमिटेशन कमीशन एक, जिसको परिसीमन आयोग बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका बाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है संविधान के अनुसार। और उसकी रिपोर्ट बनती है जो कि डायरेक्ट पार्लियामेंट को सबमिट की जाती है। पार्लियामेंट इसको देखती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, खासकर SC/ST लोगों को तो बेचारों को नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। डिलिमिटेशन कमिश्नर की रिपोर्ट सीधे पार्लियामेंट में पेश की जाती है और जो रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमिश्नर की साफ साफ इंगित करती है। क्या ये होता क्या है डिलिमिटेशन, या इंगित करती, चलिए उससे बाद में आऊंगा। ये है क्या डिलिमिटेशन? दरअसल किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बाउंड्री होती है, एक ज्योग्राफी होती है। उस विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसकी एक परिसीमा होती है और इसका समय समय पर इसका परिसीमन किए जाना चाहिए। साथियों, 1976 में ये फ्रीज कर दिया गया था। 1976 में जैसे मनवादियों को पता चला, मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन शुरू किया। जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मनुवादियों ने 1976 में पार्लियामेंट की MPs की संख्या फिक्स कर दी, अभी नहीं बढ़ेगा। डेमोक्रेसी में जनता को प्रतिनिधित्व, जनता के प्रतिनिधि होते हैं MP MLA लोग। जनता का पार्टिसिपेशन वोट के द्वारा होता है। और कहीं का ऐसा ना हो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज्यादा लोग हो जाएं, किसी में बहुत कम हो जाएं। तो इसके लिए जो ज्योग्राफिकल परिसीमन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरेज 10 लाख से 15 लाख लोग एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं, लेकिन किसी किसी में 20-20 लाख होते हैं, 30-30 लाख लोग होते हैं। तो भारत में लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। कम से कम यहाँ 750 MP होने चाहिए, अगर 10 लाख के हिसाब से, और ज्यादा होना चाहिए, 1100 होना चाहिए करीब। साथियों, 10 लाख से के हिसाब से तो और ज्यादा बढ़ गए करे, क्योंकि 136 करोड़ जनसंख्या है और बहुत सारे वोटर्स हैं। कम से कम 750 से लेके 1000 MP होने चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ 540, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हो गया बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन लोकतंत्र नहीं हुआ। साथियों, आबादी के हिसाब से MLA MP का प्रतिनिधित्व और लोकसभा सीटें डिसाइड होनी चाहिए। जो बाउंड्रीज को फिक्स किया जाए, जिससे ऐसा किया जाता है, और फिर कभी कभी समय समय पे उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन इज ए फ्लोटिंग, जनता इधर से उधर जाती रहती है, पॉपुलेशन फ्लोट करती रहती है।
आज की डेट में 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन, तो 552 एमपी लोग। इक्वल प्रेजेंटेशन देना, उनको बराबरी का, लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व देना, ये काम है परसिमन आयोग का। पॉलिटिकल पार्टीज, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का फायदा ना हो जाए, ये परसिमन आयोग ऐसा करता है, तो वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री को वैसे नियत करता है। लेकिन मनवादी पार्टियों ने 1976 से तो संख्या ही बढ़ाने बंद कर दी और कहते 2026 तक नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाओगे? क्यों? आप ज्यादा वीआईपी, आप 10 लाख से 20 लाख के ऊपर का एक प्रतिनिधित्व बनना चाहते हैं। हाँ, आप तो डेमोक्रेटिक हैं ही नहीं, आप तो प्रजातंत्र के मूल्यों में विश्वास ही नहीं रखते। डिलिमिटेशन कमिश्नर की एक रिपोर्ट है कि अगर ज्यादा बढ़ा दी गई आबादी के हिसाब से संख्या एमएलए एमपीज की बढ़ाई गई, तो फिर क्या होगा? मनवादी लोग जानते हैं कि उनकी संख्या तो 15% है और एससी एसटी ओबीसी की 85%। वो नहीं चाहते कि एससी एसटी ओबीसी के लोग, ज्यादा एमपी लोग प्रतिनिधि बन के जाएं। वो नहीं चाहते कि भारत के ज्यादा से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि जाएं। इसलिए परसिमन आयोग ने रोक रखा है, 2026 तक फ्रीज किया हुआ। कौन सा भैया फ्रीज किया? क्या उसमें जमा क्या रहे हो? बर्फ जमा रहे हो? लोगों को बर्फ में जमा रहे हो? क्यों जमा रहे हो भाई? परसिमन आयोग का काम ये तो होता, उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। ज्यादा प्रतिनिधि होते, ज्यादा किसानों के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में होते, ज्यादा महिलाएं होती। लेकिन ना तो आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। महिला बिल तो अटका हुआ, कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस और मनवादियों ने कब से अटका रखा। ना आप न्याय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। सारे जज बने हुए, क्या बना गए, क्या कॉलेजियम बना करके कब्जा कर रखा है ब्राह्मणों ने पार्लियामेंट। हाँ, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा कर रखा है। और आप तो ब्यूरोक्रेसी को भी प्राइवेटाइज करने लगे। वाह, बैकडोर एंट्री, चोर एंट्री, मनवादियों की चोर एंट्री के द्वारा कंपटीशन के नाम पर। कॉलेजियम सिस्टम में कौन सा कंपटीशन है? कौन सा जज कंपटीशन देता है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कभी कंपटीशन नहीं दिए ना। ये तो 52 परिवारों से हैं, 52 मनवादी पर। 52 मनवादी फैमिलीज आर रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। तो मनवाद है, और मनवाद नहीं होता तो राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति न लगी होती। ये सच्चाई है साथियों। भारत में मनवादी पार्टियां, ये मिली जुली पार्टियां, ये कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, ये हो क्या रहा है भारत में 75 साल से? यही अमृत पिए जा रही है 15% लोग। बाकी 75%, 85% बहुजनों के लिए तो कुछ भी नहीं मिलता। भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है, बजट क्या है? भारत की अर्थनीति ज्यादा लोगों की जेबों से पैसा निकाल कर कम लोगों के जेबों में पैसा डालने की नीति है। यह है भारत की अर्थनीति, यह है भारत का बजट। भारत की अर्थनीति कुछ नहीं है। भारत की वित्त मंत्री कुछ नहीं करती। भारत की वित्त मंत्री द सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द लार्ज पॉकेट्स टू द वेरी फ्यू पॉकेट्स, नाउ वेरी फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। यही तो है भारत का अर्थतंत्र। क्या है? कौन सी अर्थव्यवस्था? किसके लिए व्यवस्था? तो यहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कब्जे में कर ली, ब्राह्मणों ने कब्जे में कर ली। मंदिरों में धन, पहले तो मंदिरों में धर्म के नाम पे धंधा बैठा करके पूरा मंदिरों में धर्म कंप्लीट कर लिया, उसमें कब्जा ब्राह्मणों का। सिर्फ एक जाति का कब्जा, पूरे भारत के मंदिरों पर सिर्फ एक जाति का धन पर कब्जा। और बचा बचाया बजट के थ्रू
ए सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द लार्ज पॉकेट टू फ्यू पॉकेट्स। करोड़ों, 125 करोड़, 130 करोड़ लोगों की पॉकेटों से, जेबों से धन निकाल करके सिर्फ 4-5 करोड़ लोगों की पॉकेट में धन डालना, यह है भारत का बजट तंत्र। और न्याय तंत्र भारत का यह है कि सारे कॉलेजियम सिस्टम लगा के और सारे जज मनुवादी। मीडिया तंत्र यह है कि यहां पे सारा मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। तो भारत का कौन सा लोकतंत्र है भाई? और अब और मनुवादी पार्टियों ने, डिलिमिटेशन कमिश्नर कहता है, उसकी रिपोर्ट है, सच्चाई है कि अगर आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व इनको देंगे तो फिर मनुवादी जानते हैं कि ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, ज्यादा ओबीसी के और एससी के लोग एमपी बनना चाहते हैं। सच्चाई ये है, वास्तविक भारत की असली वास्तविकता ये है कि मनुवादी लोग 85% लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देना जानते क्या, चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो मनुस्मृति में लिखा है उन्हें अधिकार देने ही नहीं चाहिए, उन्हें तो अच्छी जगह पे पहुंचाना ही नहीं चाहिए। तो मनुवादी जानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को कभी इकट्ठा नहीं होने देना है। हाँ, इसीलिए मनुवादी कांग्रेस ने भारत के 3 टुकड़े किए, जिसको एक का नाम पाकिस्तान, दूसरे का नाम बांग्लादेश और तीसरे का नाम भारत। और फिर मनुवादी पार्टियां अब फिर अभी भी हिंदू मुस्लिम करके और भी तोड़ने का कार्यक्रम बना रही है। भारत को भारत नहीं इन्होंने रहने दिया। ये एक सच्चाई, ऐतिहासिक सच्चाई है कि मनुवादी कांग्रेस ने भारत और पाकिस्तान में तोड़ा और बाद में पाकिस्तान को भी तोड़ दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इस सच्चाई से नकार नहीं, और उसको जीत बड़ी अच्छी बात है, जीतना, लेकिन अपने घर को तोड़ करके, अरे भारत था, अफगानिस्तान तक था भारत। क्या फर्क पड़ता अगर पंडित नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते, मोहम्मद अली जिन्ना बन जाते, क्या फर्क क्या पड़ता? भारत तो एक रहता। अगर कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना को बना देते, सरदार पटेल को बना देते ना प्रधानमंत्री, तो भारत के 3 टुकड़े नहीं हुए होते। ये कांग्रेस ने 3 टुकड़े किए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। तो ये मनुवादी, इन्हें देश तोड़ना मंजूर है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी को सत्ता देना मंजूर नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जबकि 13 वोटों में से 12 वोट पटेल को थे और 1 वोट था जवाहरलाल नेहरू का। मनुवादी गांधी इसलिए मनुवादी पार्टियां जानते हो गांधी को पूछती हैं। ये आप पार्टी गांधी, इनका आइडियल गांधी, आप पार्टी का आइडियल गांधी, कांग्रेस का आइडियल गांधी, बीजेपी का आइडियल गांधी। ये गांधी है क्या? क्योंकि वो मनुवाद का प्रतिनिधि है। ये गांधी ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई तो लड़ी भगत सिंह ने, लड़ाई तो लड़ी चंद्रशेखर आजाद ने, लड़ाई लड़ी सुभाष चंद्र बोस ने, और कमाल कर दिया गांधी ने, क्योंकि वो मनुवादी था, वो मनुवाद को ढो रहा था। वो गुजरात के एक जाति का प्रतिनिधि कर रहा था, वो जातिवाद का प्रतिनिधि कर रहा था, वो ब्राह्मणवाद का प्रतिनिधि कर रहा था, वो 15% लोगों का प्रतिनिधि कर रहा था। इसलिए गांधी ने और कांग्रेस ने भारत के तोड़ दिया। और आज ओबीसी की जनगणना नहीं करा रही। डिलिमिटेशन कमीशन भारत के, अरे 2026 तक नहीं साहब, आप परिसीमन आयोग साहब वो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे आप? तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारा काम था, परिसीमन आयोग का काम था कि उचित प्रतिनिधित्व, लोगों का उचित प्रतिनिधित्व करना और उस हिसाब से परिसीमन करना। लेकिन आपने वो काम किया ही नहीं, क्योंकि संविधान में जो काम दिया था, जो संविधान में लिखा गया, वो मनुवादी लोग संविधान मान ही नहीं रहे।
साथियों, इसलिए मनुवादी पार्टियों ने 2026 तक पार्लियामेंट की सीटें फ्रीज करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये पार्टियां जानती हैं ज्यादा से ज्यादा SC ST OBC नहीं आने चाहिए। और मनवादी सरकार, आज की मनवादी सरकार डर रही है, डरी नहीं, उसने मनवादी सरकार ने ओबीसी की जाति जनगणना ना कराने का निर्णय लिया है। साथियों, आप सभी को जय भीम। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।